जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने नाउन का पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है, यानी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। नाउन में आपके कलेक्टिव नाउन, आपके जेंडर, आपके नंबर और आपके केस, जो आपके हमने एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है, जिसमें आपका 2 नंबर नाउन चैप्टर से एयरफोर्स एग्जाम में आते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो है हमने आपको जो भी मेन पॉइंट थे वो आपके हमने डिस्कस कर दिया है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। जो स्टूडेंट्स आप ज्वाइन किए हुए हैं और जिनका छूट गया है, जो कंसेप्ट नहीं पढ़ पाए हैं, वह स्टूडेंट्स हमसे उसका पीडीएफ ले लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ाया है उसका पीडीएफ ले लीजिएगा। और आज आपका 50 नंबर का नाउन बेस्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस का हमने टेस्ट ले लिया, जिसमें आपके मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 40 प्लस आया है, जिसके लिए आप सभी को बधाई देते हैं। आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। और जहां तक मेरी बात है, तो हमने आपको वादा किया है कि इंग्लिश में 18 प्लस ला के दिखाएंगे आपसे, वो चीज़ हम करके आपको दिखाएंगे। और आप मेरे साथ जो आपके 12 से लेकर 15 दिन बचे हुए हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं डेफिनेटली, यदि आप जो है मुझे 2 से 3 घंटा, 24 घंटा है मात्र 2 से 3 घंटा मुझे इंग्लिश में देते हैं, तो मैं आपके 100% इंग्लिश आपके एग्जाम के पहले कंप्लीट करके दूंगा और आप 18 प्लस मार्क्स लाएंगे। ये मेरा विश्वास है, आपसे उम्मीद है और आशा है। बस आप मेहनत कीजिए और हम आपके साथ जो है मेहनत करते रहेंगे और आपकी जो भी इम्पोर्टेंट आपके ज़रूरत है वो आपको पूरा करेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं, जो इसकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं, जो स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे हैं, भटकाने के लिए बहुत मिलेंगे, लेकिन मंजिल को ले जाने के लिए यदि इंग्लिश का यदि आप में कमी है, इंग्लिश में आपको डर है, तो मेरे साथ जुड़िए। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको 100% इंग्लिश की कमी को दूर करूंगा। और आपके लिए मैं 15 प्लस आवर्स वर्क कर रहा हूं, ताकि आपके जो 12 दिन के बाद एग्जाम है, आपके उस एग्जाम में आप 18 प्लस मार्क्स लाइएगा, ये मुझे विश्वास है। तो आज आपके नाउन के हमने जो क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको जो स्टूडेंट इसमें ज्वाइन किए हुए हैं क्रैश कोर्स में, उस ग्रुप में दिए हैं, उसका हम अभी सॉल्यूशंस देंगे। क्योंकि क्वेश्चंस लिखने में आपको क्या होगा, टाइम का ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए चूंकि कम टाइम है, क्रैश कोर्स है, तो थोड़ा हम जल्दी चलेंगे और आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके 50 क्वेश्चन को आज नाउन का कंप्लीट करेंगे। इससे बाहर नहीं आने वाला है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि इससे बाहर नहीं आने वाला है। इसी तरह आपके जो भी 12-14 इम्पोर्टेंट ग्रामर का चैप्टर है, सबका हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पढ़ाएंगे, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, और आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे इंग्लिश। उसके बाद आपके जो टेस्ट सीरीज है उससे भी आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और फिर से बता दूं कि आप जो स्टूडेंट अभी नहीं जान रहे हैं क्रैश कोर्स के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, शेयर कीजिएगा, ताकि वो स्टूडेंट इधर उधर न भटके और वो भी सफल हो। क्योंकि मेरा यही उम्मीद है, मेरा एक यही मतलब सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सफल हो। और खास करके एयरफोर्स में, क्योंकि मैं खुद एक इंडियन एयरफोर्स पर्सनल रहा हूं, तो मुझे एयरफोर्स से ज़्यादा लगाव है। और मेरी यही आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एयरफोर्स की जॉब को पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका नाउन का आज आपका क्वेश्चन होने जा रहा है नाउन, और नाउन में 50 क्वेश्चंस है और 50 क्वेश्चंस आपके उसी तरह का है जो एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स। सुनिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आपको पीडीएफ मिल गया होगा, आप वहां से मिलाइएगा। अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। माय डियर, आपके कलेक्टिव नाउन में पढ़े हैं कि यदि आपके सेलर्स की भीड़ को क्या कहते हैं, यानी यह ग्रुप ऑफ सेलर्स क्या कहलाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गैंग। तो गैंग तो कहते हैं रॉबर्स के झुंड को, तो गैंग किसको कहते हैं, रॉबर्स को। ठीक है, तो सेलर्स के लिए क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, सेलर्स के लिए यह नहीं होता है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि यह गैंग नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आपका क्रू होगा। ठीक है, आपके क्या होंगे, क्रू होंगे। तो इस तरह से आपकी जो एरर है वह पार्ट ए में हो गया। फर्स्ट का क्या होगा, ए।
यदि सेकंड की बात करें तो सेकंड जो है आपका वह कहता है द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट। देखिए द कस्टमर हैंडेड ओवर कितना रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट। माय डियर याद रखिएगा कभी भी कि एक न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में आगे पढ़ाएंगे और उसके बाद नाउन के बारे में। देखिए आपके सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है नाउन के पहले जो भी आपके नाउन आएंगे तो वह एडजेक्टिव का काम करेंगे और एडजेक्टिव का कभी भी प्लुरल नहीं बनाते हैं। आप नाउन का प्लुरल बनाते हैं, एडजेक्टिव का नहीं। जैसे आपने लिखा क्या, यहाँ क्वेश्चन में है द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। तो यहाँ क्या लिख रहा है 100, उसके बाद लिखा रुपीज और नोट, ये लिखा है क्या, सही है क्या? तो माय डियर देखिए क्या है सिंगुलर। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि आपके कभी भी यूनिट रहेंगे यानी मात्रक रहेंगे, जैसे वेट का मात्रक हो किलोग्राम, या तो आपके रुपीज का मात्रक हो 100,000, या तो आपके डिस्टेंस का किलोमीटर। तो यूनिट के पहले यदि न्यूमरल जो एडजेक्टिव होंगे यानी 1 2 3 4 वो आपके डिसाइड करते हैं कि इसके बाद नाउन जो होंगे सिंगुलर होगा या आपका प्लुरल होगा। न्यूमरल एडजेक्टिव सिंगुलर तो ये सिंगुलर, और न्यूमरल एडजेक्टिव प्लुरल तो ये क्या होगा, प्लुरल। लेकिन यूनिट जो बन के नाउन आएगा जो आपके 100 जो किलोमीटर, ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगा और हमेशा अपने मतलब इक्वल फॉर्म दैट मीन्स अपने एज यूजुअल फॉर्म में रहेगा, इसमें कोई एस या एस नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आया है न्यूमरल एडजेक्टिव, एक की बात हो रही है, और नाउन कहाँ है, नाउन है यहाँ नोट, नाउन ये है। तो इसके बीच में जो भी आपके एडजेक्टिव बन जाएगा, जो भी नाउन आएगा, और उसके आपको बेस फॉर्म लिखना होगा। तो है तो 100 लिखा है सही, रुपीज में यहाँ एस नहीं लगेगा क्योंकि रुपी होगा, ठीक है। इसी तरह से यदि हम लिखते हैं 2 तो 200 और उसके बाद क्या होगा 200 रुपी, और आपको यहाँ करना पड़ेगा नोट्स, क्योंकि 2 प्लुरल तो ए प्लुरल, लेकिन ये आपका क्या रहेगा, एडजेक्टिव की तरह रोल करेगा, उसे कभी हम प्लुरल नहीं बनाएंगे। लेकिन इसी तरह से मान लीजिए नोट नहीं रहे, जैसे हमने बोला 5 और यहाँ लिखा 100, 500, और रुपीज की बात करें तो अब आपका क्या हो गया, रुपीज ही नाउन बन गया, लास्ट में नाउन। तो ये 5 क्या है, प्लुरल, इसलिए रुपीज क्या होगा, प्लुरल। 100 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम में इसमें एस लगाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो याद रखिएगा कभी भी यूनिट के पहले जो न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं वह बाद वाले नाउन को अपने सिंगुलर और प्लुरल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और उसके पहले लास्ट वाले नाउन के पहले जो भी नाउन आएंगे वो आपके एडजेक्टिव का काम करेगा, और एडजेक्टिव को कभी भी आप सिंगुलर से प्लुरल में नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो गलती थे यहाँ रुपीज ना होगा, क्या होगा, रुपी। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। थर्ड चलिए दे लेफ्ट देयर लगेज। ध्यान रखिए माय डियर, दे लेफ्ट, उसने क्या किया, अपने लगेज को छोड़ दिया एट द रेलवे स्टेशन। थर्ड क्वेश्चन है दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, दे लेफ्ट द लगेजेज। अब ध्यान दीजिए लगेजेज लिखा हुआ है, आपको हमने बताया है कि कुछ नंबर में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में एजी हो, जिसके अंत में आरवाई हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, वो कभी भी प्लुरल फॉर्म में नहीं बनता है। जैसे आपका मान लीजिए लगेजेज हुआ, यानी लगेज हुआ, बैगेज हुआ, क्रैकेज हुआ, डैमेज हुआ, होमेज हुआ, परसेंटेज हुआ, ये सब का कभी भी प्लुरल आप ईएस या एस लगाकर नहीं बना सकते हैं। जैसे आपका सीनरी हुआ, पोएट्री हुआ, स्टेशनरी हुआ, ठीक है, जिसके अंत में ज्वेलरी आरवाई लगा है उसको भी हम प्लुरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। या जैसे आपका इंफॉर्मेशन हुआ, एडवाइस हुआ, ब्रेड हुआ, बटर हुआ, वाट, ये सब का प्लुरल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं। यू नेवर चेंज इन प्लुरल फॉर्म ऑफ दीज नाउन्स। ये कभी आप इसका प्लुरल मत बनाइए, यानी लगेज में एस मत लगाइए, गलत हो जाएगा। इसलिए लगेज ही सिर्फ होगा, और यहाँ पे आपका गलती है, यानी 3 का हो जाएगा ए, लगेजेज की जगह लगेज लिखिए। 4 नंबर है द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। माय डियर,
इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलियन टीम को कैसे हराया, एक इनिंग से हराया। बहुत अच्छी बात है, इनिंग से हराया, इंडियन टीम को बधाई देते हैं। लेकिन माय डियर हम लोग बोल चाल में क्या बोलते हैं कि इनिंग, एक इनिंग में सचिन ने शतक लगा दिया फर्स्ट इनिंग में। माय डियर इंग्लिश में कभी इनिंग नहीं होता है, आपके इंग्लिश में होता है इनिंग्स होता है, इनिंग्स। ये होता है पारी, जिसका होता है एक पारी। ये आपका वर्ड ही नहीं है। जैसे आपके एग्जाम में आएगा, जैसे आपका क्वार्टर्स, आप बोलते हैं क्वार्टर में रहते हैं, माय डियर इंग्लिश नहीं सही करेगा, क्वार्टर्स बोलना पड़ेगा। जैसे सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग नहीं। तो इस तरह से नाउन होते हैं जो अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एस लेते हैं, वह हमेशा एस के साथ लिखे जाएंगे, जिसमें आपके इनिंग्स भी आता है। जैसे आपके कुछ सब्जेक्ट भी होते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट भी होते हैं, आपके कुछ नेम ऑफ डिजीज भी होते हैं, कुछ आपके नेम ऑफ स्पोर्ट्स यानी गेम्स भी होते हैं, जो अपने मीनिंग के लिए एस लेते हैं, न कि प्लूरल बनने के लिए। और विदाउट एस लिखिएगा तो अनकंप्लीट होगा, जो आपके एरर हो जाएगा। इसलिए कभी भी जैसे मैथमेटिक्स एस लगा रहेगा, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स सब में एस लगेगा। विदाउट एस यदि आप लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे डिजीज की बात करें तो डायबिटीज हो गया, जैसे रिबेट्स हो गया, इस तरह से जो डायबिटीज वगैरह जो भी है, तो ये सब जो भी है आपकी एस लग के होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसके पहले आप कभी भी जो है इसके मतलब साथ कभी भी आप बिना एस के नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद तो आप इनिंग को क्या कर दीजिए, इनिंग्स बना दीजिए। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया आपका सी ऑप्शन। 5 है माई ब्रदर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस। माई ब्रदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ कहाँ, मुंबई में रहते हैं। वह कहाँ है, लिव इन मुंबई, हैव कम, वो कहाँ है, मेरे साथ रहने आए हैं। माय डियर हमने बताया था कि प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन, यानी कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। यदि प्रीपोजिशन से बना हो कंपाउंड नाउन तो उसके पहले एस लगाकर हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है ब्रदर इन लॉ, यदि लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ का जो प्लूरल होगा आपको बनाना पड़ेगा ब्रदर्स इन लॉ, न कि आपको बनाना पड़े, न कि आप बनाइएगा ला में लगाकर या इन में लगाकर। तो कभी भी आप कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं प्रीपोजिशन से लगा हो तो वो आपकी प्रीपोजिशन से ठीक पहले वाले नाउन को प्लूरल बनाइएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका ब्रदर इन लॉ लिखा है, जो गलत है, ब्रदर्स इन लॉ होगा। जैसे आपके 2 ससुर हैं तो क्या होगा, एक प्राइवेट और एक आपके क्या सरकारी, जो भी गवर्नमेंट जो मिलता है। ठीक है, तो फादर्स इन लॉ होगा माय डियर। तो याद रखिएगा ये आपके प्रीपोजिशन से पहले। जैसे हमने बोला पासर बाई राहगीर, तो इसका प्लूरल तो पासर्स बाई होगा माय डियर। प्रीपोजिशन से पहले वाले को हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन आप कंपाउंड नाउन का पोजीशन शो करिएगा एपोस्ट्रोफी एस से, तो आप लास्ट वर्ड पे आप पोजीशन शो करते हैं। जैसे हमने यदि बोला, जैसे यदि मान लीजिए बोला ससुर की कार, तो क्या लिखेंगे, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, और यहाँ लिखेंगे एपोस्ट्रोफी एस और कार, ये सही है। फादर इन लॉ एपोस्ट्रोफी, सॉरी, फादर इन लॉ एपोस्ट्रोफी एस कार, ससुर की कार। तो एपोस्ट्रोफी एस लास्ट में दिया जाता है, लेकिन एस जो है आपका शुरुआत में दिया जाता है माय डियर, जो आपके एरर में पूछ लेंगे। तो इस तरह से याद रखिएगा। आपका जो गलती हुआ वह हो गया आपका ए ऑप्शन 5 का ए। 6 नंबर क्वेश्चन है द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स। माय डियर ध्यान दीजिए, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रदर का प्लूरल, ध्यान दीजिए, ब्रदर का प्लूरल 2 बनता है। एक बनता है आपका ब्रदर्स और दूसरा जो बनता है ब्रदरेन। ठीक है, एक बनता है ब्रदर्स और दूसरा बनता है ब्रदरेन। ब्रदर्स मतलब एक ही माता पिता के संतान। जैसे राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स, राम और लक्ष्मण क्या
क्या है, भाई हैं, यानी भाई थे तो राम एंड लक्ष्मण वेयर ब्रदर्स। ये दोनों एक ही माता तो नहीं लेकिन पिता, तो जो एक माता या पिता यानी पेरेंट्स एक ही का हो उसको आप सहोदर के लिए ब्रदर्स बोलिए। बाकी समाज के दोस्त को यदि भाई बोलते हैं, भाई है आपका, तो वह ब्रदरेन है, न कि ब्रदर्स है। यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। जब भाई भाई हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रदरेन लगाना पड़ेगा माय डियर। रिमूव ब्रदर एंड ऐड ए ब्रदरेन। नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, द हिंदू द मुस्लिम द सिख एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदरेन सो दे लव वन अनदर, तो एक दूसरे से क्या प्यार करते हैं। नेक्स्ट है आपके 7 नंबर, तो इस तरह से आपके बी ऑप्शन है, ब्रदरेन कर दीजिए। 7 है, ही नोज मेनी लैंग्वेजेस बट द जर्मन एंड द चाइनीज अल्फाबेट विल बी प्रॉब्लम फॉर हिम। वह बहुत लैंग्वेज जानता है, समझिएगा इस बात को। मेनी लैंग्वेज, मेनी के बाद लैंग्वेजेज आया है, यानी बहुत भाषाओं को जानता है, लेकिन उसको क्या बताया जा रहा है, लेकिन उसको दिक्कत होती है किसमें, बट द जर्मन एंड द चाइनीज अल्फाबेट विल बी प्रॉब्लम फॉर हिम, यानी जर्मन और चाइनीज जो अल्फाबेट है वह उसके लिए प्रॉब्लम है। माय डियर, आपको नंबर में ही बताए हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनाने पर मीनिंग चेंज करता है। यानी यदि हम बात करें आपका अल्फाबेट का, तो अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, लेकिन यही अल्फाबेट में यदि आप एस लगा देते हैं अल्फाबेट्स, तो यह हो जाता है भाषा। ठीक है, भाषा हो जाता है, यानी भाषाएं या भाषा। ठीक है, जैसे आपने सैंड बोला तो बालू, लेकिन सैंड्स बोला तो रेगिस्तान। जैसे गुड बोला तो अच्छा, गुड्स बोला तो मालवाहक। ठीक है, तो इस आयरन तो क्या, लोहा, आयरन्स, जंजीर। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस लगाने के बाद अपनी कंप्लीट मीनिंग को ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे अल्फाबेट वर्णमाला की बात नहीं हो रही है, यहाँ भाषा की बात हो रही है। आप बहुत भाषा जानता है वो, लेकिन चाइनीज और क्या बोल रहा है, जर्मन भाषा में उसको प्रॉब्लम होती है। तो अल्फाबेट्स कर दीजिए। 7 का हो जाएगा आपका सी। 8 नंबर है, एवरीवन शुड डू देयर ड्यूटीज, एवरीवन शुड देयर ड्यूटी। माय डियर, याद कीजिए जब हमने आपको जेंडर पढ़ाया था और बताया था एवरीवन के बारे में, या एवरीवन जिसके अंत में वन लगा हो या जिसके अंत में बडी लगा हो, जैसे एवरीवन, समवन, नो वन, या एवरीबडी, समबडी, नोबडी, वह आपके क्या होते हैं, वह आपके जो होते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जिससे आपके मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है। जैसे एवरीवन शुड डू, और यहाँ पे लिखेंगे अपना अपनी का जो मीनिंग आएगा, और यहाँ लिखा है ड्यूटीज, क्या होगा देखिए। अब यहाँ सोचिएगा, आप देयर दीजिएगा या आप हिज दीजिएगा कि हर दीजिएगा या इट्स दीजिएगा। माय डियर रिमेंबर, कॉमन जेंडर को यानी कॉमन नाउन को जो जेंडर में बताए थे, जैसे स्टूडेंट वगैरह हुआ, टीचर हुआ, एडवोकेट, उसे हम आप जो है मेल प्रीफर करते हैं और ही ग्रुप देते हैं सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए तो हमेशा दे ग्रुप आता ही है। लेकिन बात करते हैं एवरीवन, एवरीवन जिसके अंत में वन लगा हो, जिसके अंत में बडी लगा हो, एवरीबडी, समबडी जिसके अंत में थिंग लगा हो, जो नॉन लिविंग के लिए आता है। तो एवरीवन, एवरीबडी, याद रखिएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यह हमेशा सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर होगा तो यह कॉमन जेंडर है, और कॉमन जेंडर किसके जो द्वारा फॉलो होता है, तो ही ग्रुप के द्वारा, और ही ग्रुप के द्वारा फॉलो होगा तो पॉजिटिव क्या आएगा, ही जाएगा। एवरीवन शुड डू हीज ड्यूटी। तो इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, 8 का हो जाएगा सी। 9 नंबर चलिए, 9 नंबर में आपका देयर वाज अ बॉयज कॉलेज इन माय विलेज, यानी यहाँ क्या है, एक बॉयज कॉलेज है मेरे क्या गांव में। देयर वाज अ बॉयज कॉलेज, यानी ध्यान दीजिए बॉय है और कॉलेज है। माय डियर समझिएगा, कॉलेज है तो क्या हम यहाँ बॉयज सही होगा क्या, इसका मतलब हुआ कि एक ही लड़का का कॉलेज होगा क्या, नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, कॉलेज है यानी कि उसमें क्या, पहले आपका एक से ज्यादा लड़का होगा तो बॉय को प्लूरल करेंगे, और जब प्लूरल हो गया तो आपको बताए हैं एपोस्ट्रोफी एस, और एपोस्ट्रोफी में कि आपकी एपोस्ट्रोफी जो होता है लास्ट में यदि एस लगा हो या स की ध्वनि सुनाई दे तो ओनली आपको एपोस्ट्रोफी देना है, और इसके अलावे लिविंग के साथ जो है आपको एपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ बॉयज कॉलेज होगा,
जैसे आपको लिखना होगा तो बॉयज हॉस्टल्स लिखिएगा, क्योंकि हॉस्टल में भी एक से ज्यादा की बात होती है। आपको जैसे गर्ल लिखे तो गर्ल में एस पर लग जाएगा, उसके बाद एपोस्ट्रोफी और हॉस्टल लिखना होगा, क्योंकि यह भी हॉस्टल एक से ज्यादा की बात होती है। तो याद रखिएगा यहाँ जो है ओनली आपको यूज करना है एपोस्ट्रोफी, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या रहेगा, पूरा रहेगा। अब आप ये मत देखिएगा कि सर जो लॉज वगैरह में लिखा होता है गर्ल एपोस्ट्रोफी एस और हॉस्टल तो गलत लिखता है, उसे ग्रामर से मतलब नहीं है, उसे क्या है बस रूम लगाने से मतलब है। आप समझिए और वहां पहुंच जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 का हो गया बी। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर, हु हैज ब्रोकन द हाउसेज डोर। ध्यान दीजिए, हु हैज यानी ब्रोकन द हाउस, मतलब कि घर का जो है दरवाजा किसने तोड़ा। अब ध्यान दीजिए, हाउस मतलब घर का क्या दरवाजा। अब घर का दरवाजा की बात हो रही है, घर का दरवाजा, ठीक है, घर का दरवाजा। अब ध्यान दीजिए, घर का दरवाजा नॉन लिविंग है तो इसके लिए ऑफ से पोजीशन बनाते हैं, जो आपको केस में बताए हैं। तो क्या हो जाएगा, द डोर ऑफ, क्या हो जाएगा, द डोर ऑफ द हाउस। तो इस तरह से आपकी गलती है, हु हैज ब्रोकन द हाउसेज, डोर नहीं होगा, आपके होगा हु हैज ब्रोकन द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस, ये आपका सही होगा। ये क्या है, नॉन लिविंग है, ऑफ से पोजीशन शो करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी क्या है, 10 का हो गया सी। 11 नंबर है, दे वीआर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल। वह किसका वेट कर रहा है, ट्रेन का आने का। माय डियर ध्यान दीजिए, वह कर रहा है कि ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा है, ट्रेन के आने का। देखिए ट्रेन के आना यानी आने का। अब ध्यान दीजिए, काके की पोजीशन बताना है, और हमने बताया था कि एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी आप जो है ट्रेन, एरोप्लेन यानी छुट्टी जो यूनिट है या जो आपकी जो देश का नाम है उसके साथ, उस नॉन लिविंग थिंग के साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे इंडियाज पॉपुलेशन, ट्रेन से अराइवल, एरोप्लेन्स डिपार्चर, ठीक है, मान लीजिए 2 डेज लीव, तो इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस। तो आपका क्या होगा, द ट्रेन, और लगा दीजिए द ट्रेन एपोस्ट्रोफी एस, द ट्रेन एपोस्ट्रोफी एस, और क्या होगा, अराइवल। तो यहाँ पे आपको पोजीशन शो करना पड़ेगा, इस तब जाके आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो होगा 11 का हो जाएगा सी। 12 नंबर है, मोहन डिड ऑल दिस फॉर जस्टिस से। माय डियर, मोहन डिड न्याय की दुआएं। हमने आपको अभी भी बताया कि यदि लास्ट में क्या हो, लास्ट में जस्टिस, और यहाँ लगा दिया है एपोस्ट्रोफी एस से, सही है क्या, लास्ट में क्या एस नहीं है। यदि एस रहे या तो आपका हाइसिंग साउंड लास्ट में सुनाई दे तो आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करिएगा, ओनली एपोस्ट्रोफी। लास्ट में जस्टिस स की ध्वनि आ रही है, इसलिए आपका एपोस्ट्रोफी एस नहीं, ओनली एपोस्ट्रोफी होगा जो सही होगा। इस तरह से आपके जो होंगे 12 नंबर, तो 12 नंबर का जो होगा वह हो जाएगा सी। 13 नंबर है, when Bina and Meena came across Tina, they caught one another hands and talked for an hour। मतलब बीना एंड मीना कहाँ आया, केम across टीना के पास, दे एक दूसरे को क्या पकड़े, हैंड्स पकड़ लिए और 1 घंटे तक बात किया। देखिए यहाँ भी आपके केस से है, माय डियर ध्यान दीजिए, वन अनदर या ईच अदर के साथ भी आपके जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ये प्रोनाउन के साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस पोजीशन के लिए करते हैं। जैसे सभी का ड्यूटी, तो एवरी वंस लिखते हैं, एवरी वन एपोस्ट्रोफी एस ड्यूटी, सभी का। तो याद रखिएगा आप इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जिसके बाद जो क्वेश्चन आपका कर रहा है कि ईच अदर और वन अदर, तो याद रखिएगा ईच अदर हो या आपके वन अनदर हो तो उसके साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, और यहाँ क्या है हैंड्स, तो ईच अदर्स हैंड्स यानी एक दूसरे की हाथ, ठीक है। मीनिंग को कंप्लीट कीजिए, ईच अदर, ये वन अनदर्स हैंड्स या ईच अदर्स हैंड्स यानी एक दूसरे का हाथ। ईच अदर 2 के लिए 2 से अधिक है तो वन अनदर आया, सही है, एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, ठीक है। तो 13 का जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर है, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडी एल्स।
माय डियर ध्यान दीजिए, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ यह तुम्हारा हाउस है या किसी और का है। अभी हमने बतलाया कि समबडी, एवरीबडी, समवन, एवरीवन के बाद भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, यदि अल्स आ जाए किसी के साथ तो आप ध्यान रखिएगा, यदि एवरीबडी, समबडी, समवन, एवरीवन के साथ अल्स लगा हो तो अपॉस्ट्रोफी एस अल्स के साथ लगाते हैं। यानी यहाँ हाइसिंग साउंड है, लेकिन यह एक्सेप्शन है कि इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जो आपको बताए भी हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। तो आपका सही क्या होगा, समबडी एल्स लिखा है, जो यहाँ लिखा हुआ है समबडी एल्स जो गलत है, आपका होगा समबडी एल्स और अपॉस्ट्रोफी एस, ये सही होगा आपका। तो इस तरह से आपके जो सही होंगे वह हो जाएगा 14 का सी ऑप्शन, समबडी एल्स नहीं, समबडी एल्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए। 15 नंबर है आपके, देयर वाज ए लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन सुधीर एंड राजीव ज्वाइंट अकाउंट। ध्यान दीजिए, हमने बताया है केस में एक आपके होते हैं ज्वाइंट रिलेशन और एक सेपरेट रिलेशन, यानी कि कह रहा है कि सुनील और आपके 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुधीर और राजीव का ज्वाइंट अकाउंट है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो ध्यान दीजिए, ज्वाइंट रिलेशन में यदि हम बात करते हैं ज्वाइंट रिलेशन, तो उसमें हम लास्ट में क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी देते हैं। जैसे मान लीजिए राम और लक्ष्मण का एक ही पिता है, तो आप कैसे लिखिएगा, राम एंड लक्ष्मण, और यहाँ लिखना पड़ेगा राम एंड लक्ष्मण अपॉस्ट्रोफी एस फादर, यानी ये लिखना पड़ेगा राम एंड लक्ष्मण अपॉस्ट्रोफी एस फादर। दोनों पर नहीं, क्योंकि एक ही पिता है मालूम है आपको, तो क्या हो जाएगा लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस। अलग अलग होंगे तो दोनों पे, जैसे हमने लिखा राम एंड मोहन, तो यहाँ हो जाएगा राम अपॉस्ट्रोफी एस एंड मोहन। तो यदि अलग अलग अधिकार दिखाना हो तो सब नाउन पे देंगे अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी, लेकिन एक का अधिकार दिखाना हो एक ही वस्तु पर एक से ज्यादा व्यक्ति का, तो उसमें हम लास्ट वाले पर देंगे। एक ही अकाउंट है, दोनों की बात हो रही है, तो दोनों पर नहीं देंगे, सिर्फ यहाँ देंगे सुधीर एंड क्या लिखेंगे, राजीव, राजीव अपॉस्ट्रोफी एस, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, ज्वाइंट अकाउंट, तो उसके बाद लिख देंगे जो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि ज्वाइंट है, तो यहाँ नहीं, सिर्फ लास्ट में दे दिए, इसका मतलब दोनों का अधिकार इस पे है। तो इस तरह से लास्ट में क्या लगा लीजिए, अपॉस्ट्रोफी एस, जो दोनों पर है गलत। सारा चीज पढ़ा है, एक्सप्लेन करके बेहतर तरीके से पढ़ा है, यदि गलती कर रहे हैं तो आप मेहनत नहीं किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और यही आपके एग्जाम में आने जा रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। इतना कंसेप्ट तैयार करते चलिए चैप्टर वाइज, आपको इंग्लिश में कहीं दिक्कत नहीं होने जा रहा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और आगे जो है आपका 16 नंबर है, ही लाइक्स मोहन सिस्टर्स कार। वह किसको लाइक करता है, मोहन के सिस्टर के कार। माय डियर कभी भी याद रखिएगा, आप कभी भी याद रखिएगा कि एपोस्ट्रोफी एस डबल टाइम यूज नहीं होता है, यानी कंटिन्यू एपोस्ट्रोफी एस मोर देन वन टाइम यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मोहन की बहन की कार लिखना है, यानी आपको इसका हिंदी लिखना है मोहन की बहन, मोहन की बहन की कार। तो हमने बताया था कि पहले वाला क्या, मोहन की बहन एक हो गया और कार की ये दो हो गया। पहले ऑफ से लिखेंगे एक को और एक को एपोस्ट्रोफी एस से लिख देंगे। तो पहले आप नॉन लिविंग को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, द कार ऑफ ए और मोहन एपोस्ट्रोफी एस और सिस्टर। तो ये आपका क्या हो गया, सही। इसको बोलते हैं डबल पोजीशन। देखिए, द कार ऑफ मोहन सिस्टर, यानी किसका, मोहन की बहन की कार। आप कंटिन्यू एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, एक को ऑफ से बनाइए और एक को एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी से बना दीजिए। तो इस तरह से आपका जो गलती है 16 का हो गया सी। 17 नंबर है, ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट विथ ग्रेट काइंड। वह कैसे अपने सर्वेंट से, वह नौकर से कैसा व्यवहार करता है, ग्रेट काइंड मतलब दयालु। अब ध्यान दीजिए, आप कभी भी, ये थोड़ा सा आपका इजी ही क्वेश्चन है और इस पे ध्यान देना है कि वह ट्रीट करता है कैसे, तो ग्रेट काइंड समझिएगा, ग्रेट काइंड। माय डियर, आप ग्रेट क्या लिए, एडजेक्टिव, और ये काइंड भी क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को। तो यहाँ काइंड नहीं होगा, इसका नाउन क्या होगा, काइंडनेस होगा। चूंकि हम लोग नाउन का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे काइंड क्या होगा, काइंडनेस होगा नाउन। इसलिए आपको नजर जाना चाहिए, ग्रेट काइंडनेस,
यानी कि नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव। तो इस तरह से आपके जो होंगे सही, द ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विथ ग्रेट काइंडनेस, 17 का हो गया सी। 18 है द पार्लियामेंट हैव डिवाइडेड ऑन कश्मीर इशू। हमने कलेक्टिव नाउन में बताया है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन यानी 3 प्रकार के थे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग सिंगुलर थे, सिंगुलर भाव, ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लुरल थे, प्लुरल भाव, और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन वो अपने ओपिनियन पे डिपेंड करते हैं, यानी वह यदि डिवाइडेड होंगे तो प्लुरल होंगे, और यदि आपका यूनाइटेड होंगे तो सिंगुलर। यानी पार्लियामेंट हुआ, कमिटी हुआ, जूरी हुआ, वो अपनी यदि बात को उनके सदस्य यदि मत है, सहमत है तो सिंगुलर, यदि सहमत नहीं है तो आप प्लुरल भाव लीजिए। यानी यहाँ देखिए डिवाइडेड है, कश्मीर के मुद्दा को लेकर अलग अलग मत आ रहा है, इसलिए प्लुरल होगा, और प्लुरल होगा द पार्लियामेंट हैव होगा जो सही है, तो कहीं से कोई गलती नहीं है। 18 का डी नो एरर। 19 नंबर है द पुलिस वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कहता है कि द पुलिस वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड। पुलिस किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? क्राउड को। माय डियर, अब देखिए क्राउड को यहाँ कंट्रोल, पुलिस क्राउड को, क्राउड मतलब क्या? एक व्यक्तियों की भीड़, और व्यक्ति की भीड़ को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? यानी यहाँ पुलिस को किस ग्रुप को कंट्रोल करने की जरूरत होगी? यानी क्राउड नहीं, मॉब की जरूरत होगी। यानी व्यक्तियों, यानी मॉब, यानी कि हो सकता है उग्रवादी टाइप के लोग कर रहे होंगे, कहीं पे धरना, या आतंकवादी हो या उग्रवादी हो, कोई ऐसे कर रहे होंगे, तो उसको पुलिस क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। तो उसके लिए हम मॉब का यूज करेंगे, कलेक्टिव नाउन में बताया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 19 में हो जाएगा द पुलिस वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द मॉब। लिखिए, तो 19 का हो गया सी। 20 नंबर है द चाइल्ड हैज ब्रोकन हिज लेफ्ट लेग। द चाइल्ड हैज ब्रोकन हिज लेफ्ट लेग। माय डियर, हमने बताया था आपके जेंडर में कि आपके चाइल्ड हो या बेबी हो या इन्फेंट हो, या आपके न्यूटर जेंडर में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेक्सुअली, फिजिकली और मेंटली अनडेवलप्ड होते हैं, इसलिए न्यूटर जेंडर की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए इसके साथ इट ग्रुप लेते हैं। यदि सब्जेक्टिव केस रहेगा इट, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा इट, और पॉजिटिव केस रहेगा इट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन है कि द चाइल्ड हैज ब्रोकन। चाइल्ड ने क्या किया? पैर को तोड़ा है, ठीक है। हीज लेफ्ट, और यहाँ दिया है लेग। माय डियर, द चाइल्ड हैज ब्रोकन हीज नहीं होगा, क्योंकि न्यूटर के श्रेणी में आएंगे जब तक जेंडर क्लियर नहीं हो, या आपके न्यूटर में आते हैं क्योंकि यह फिजिकली, सेक्सुअली और मेंटली अनडेवलप्ड है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? इट्स आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से आपके जो हो गए 20 क्वेश्चन इधर का कंप्लीट हुए। नेक्स्ट चलते हैं 20 के बाद आपकी जो क्वेश्चंस है 21 जो है आप कितना याद किए हैं, लर्न किए हैं, जो आपको पढ़ाए हैं वो अभी चेक हो जाएगा, ठीक है। और जिनका आपका 20 से कम मार्क्स आए हैं वो ऑफलाइन में होंगे, तो सुबह हम पटना कॉलेज में उनका क्लास लगाएंगे। क्यों आया भाई? ऑनलाइन वाले होंगे तो उनको गूगल मीट से जो पढ़ा रहे हैं 6 बजे से, उनका भी क्लास लगेगा। क्यों आप मेहनत नहीं कर रहे हैं? जब हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है फेमिनिन ऑफ क्या है? फेमिनिन ऑफ, हाँ, शेफर्ड। यानी ध्यान दीजिए, आपके फेमिनिन इस तरह से नाउन से आते हैं, प्लुरल फॉर्म ऑफ किसी नाउन का देगा, या फेमिनिन जेंडर किसी नाउन का देगा, मैस्कुलिन जेंडर किसी नाउन का देगा, या कलेक्टिव वर्ड दे देगा, या एरर देगा। तो 2 मार्क्स लेके चलिए कि आपके नाउन से कंप्लीट हो जाएंगे आज, और नाउन से आने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए फेमिनिन जेंडर ऑफ शेफर्ड। शेफर्ड मतलब मान लीजिए आपका गैडिया या चरवाहा होता है, तो इसका होगा शेफर्डेस। आप ई डबल एस लगाकर भी फेमिनिन बनाते हैं। इस तरह से 21 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फेमिनिन ऑफ ड्यूक। अब ड्यूक की बात करें, ड्यूक का मतलब होता है शासक, और इसका जो आपके फेमिनिन जेंडर होगा वो डचेस हो जाएगा, यानी 22 का हो जाएगा डी। फेमिनिन ऑफ फॉक्स, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, इसका जो होगा भिक्सेन हो जाएगा, जो आपके 23 का हो जाएगा ए। उसके बाद फेमिनिन ऑफ हो जाएगा ड्रोन। ड्रोन का जो आपका होगा, ध्यान दीजिए, फेमिनिन ऑफ क्या दिया है? ड्रोन। ड्रोन मतलब होता है नर मधुमक्खी, इसका मादा के लिए क्या हो जाएगा? तो आपके हो जाएगा ड्रोन का हो जाएगा बी। बी मतलब होगा फेमिनिन ऑफ ड्रोन, तो बी मतलब मादा मधुमक्खी होगा, और ड्रोन मतलब नर मधुमक्खी। तो इस तरह से ड्रोन का हो जाएगा बी ऑप्शन, बी, बी डबल ई बी, बी ऑप्शन भी है और बी है, बी होता भी, ठीक है। 25 नंबर है मैस्कुलिन ऑफ बीच। बीच मतलब आपका हो गया कुतिया, तो डॉग माने कुत्ता, तो आपका हो जाएगा 25 का ए। मैस्कुलिन ऑफ डुई,
ध्यान दीजिए, आपके मैस्कुलिन ऑफ डुई, डुई मतलब होता है हिरनी, और इसका हो जाएगा बक, सॉरी बक मतलब होता है हिरन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इस तरह से आपका क्या होगा, मैस्कुलिन ऑफ डुई, डुई का क्या हो जाएगा बक, तो 26 का हो जाएगा सी ऑप्शन। मैस्कुलिन ऑफ यू, यू का मतलब होता है भेड़, और भेड़ का भेड़ा क्या होगा, तो भेरी का भेड़ा हो जाएगा आपका राम, राम मतलब भगवान और राम माने भेड़ा। तो इस तरह से याद रखिएगा कि यू का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन राम। मैस्कुलिन ऑफ गुज, गुज मतलब क्या होता है बत्तख, तो बत्ती का क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा गुज का क्या हो जाएगा, गुज का मतलब होगा बत्तख, और बत्तख का हो जाएगा गेंडर। देखिए गेंडर का ऑप्शन होगा सी, तो 28 का हो गया सी। मैस्कुलिन ऑफ हिंद, तो ध्यान दीजिए मैस्कुलिन ऑफ आपका क्या दे रहा है हिंद, तो हिंद का क्या होगा स्टेग होता है, जो आपके हिरन ही होता है। मैस्कुलिन ऑफ हिंद, हिंद मतलब है हिरनी, और उसका स्टेग क्या हो जाएगा हिरन। इस तरह से आपके हो गया 29 कंप्लीट। 30 नंबर है मैस्कुलिन ऑफ भिक्सेन, भिक्सेन का रिपीट कर गया है, डी ऑप्शन हो जाएगा फॉक्स, 30 का डी। उसके बाद है 31, कहता है कि प्लुरल फॉर्म ऑफ मोनार्क, यानी माय डियर जिस नाम के अंत में ch लगा हो, आपके एस लगा हो, या एस लगा हो, एस लगा हो, एक्स लगा हो, जेड लगा हो, उसका हम प्लुरल जो बनाते हैं वह एस लगा के बनाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यह कहता है कि यदि ch का उच्चारण च न होकर क हो तो वहां सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे यदि हम बोले क्लास, तो क्लास में सा आया तो क्लासेज कर दिए। जैसे बेंच बोले तो एस लगा दिए, बेंचेज कर दिए। लेकिन मोनार्क बोले अंतिम में ch है लेकिन क उच्चारण है। यदि स्टोमक बोले तो अंतिम में आपका ch है लेकिन क उच्चारण है। तो इस तरह से उसका जो प्लुरल होगा सिर्फ एस लग के बनेगा, यानी 31 का हो जाएगा, एस लगा के देख लीजिए, यानी बी ऑप्शन सही है आपका, 31 का बी। 32 नंबर है प्लुरल फॉर्म ऑफ बेबी, जिस नाम के अंत में वाई लगा हो और वाई के पहले क्या हो आपका कॉन्सोनेंट हो, वाई को आई में करिए और ईएस लगा दीजिए, बेबी का हो जाएगा बेबी। इस तरह से 32 का हो गया सी। 33 नंबर है प्लुरल फॉर्म ऑफ फोटो। माय डियर, आप जानते हैं कि जिस नाम के अंत में ओ हो और ओ के पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाते हैं ईएस, जैसे मैंगो का मैंगोज बनाते होंगे आप, लेकिन रेडियो का रेडियो। लेकिन आपके एक्सेप्शन एग्जाम में आते हैं, और एक्सेप्शन ही आएंगे जो पीछे भी आए हैं, जैसे फोटो का हो गया, मोनार्क का हो गया। तो याद रखिएगा जो टेक्निकल वर्ड होते हैं उसके साथ यदि लास्ट में ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी हो तो सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे फोटो दिया हुआ है तो फोटो का हो जाएगा सिर्फ एस लगाकर फोटोज हो जाएगा। सब पढ़ाए हैं अभी भी। 34 नंबर है चीफ, जिस नाउन के अंत में एफ लगा हो या आईपी लगा हो, भी एस लगाते हैं एफ या आईपी को रिमूव करके। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन है जिसके अंत में एफ या एपी हो लेकिन हम सिर्फ क्या एस लगाते हैं, वो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे चीफ का चिप्स होता है, जैसे रूप का सिर्फ रूप एस लगा के रूप्स होगा, प्रूफ का सिर्फ एस लगेगा प्रूफ्स होगा, ठीक है। क्लिप का सिर्फ एस लगेगा क्लिप्स होगा। याद रखिएगा एग्जाम में आएगा है, ठीक है। तो चीफ का सिर्फ एस लग जाएगा चिप्स। उसके बाद है आपका रूप, रूप में एस लगेगा रूप्स। उसके बाद है इरेगुलर वर्ब लाउस, तो लाउस का क्या होता है लाइस हो जाएगा। जैसे गुज का क्या होता है गीज होता है, फुट का क्या होता है फिट होता है, मैन का मेन, ओमेन का ओमेन। तो इस तरह से इरेगुलर वर्ब इरेगुलर नाउन का आप प्लुरल बनाने के लिए जानते हैं, एग्जाम में आए तो उसे बना लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी क्या हो गया कितना नंबर 36 का हो गया लाउस का आपका लाइस सी ऑप्शन। 37 है आपका स्पूनफुल, स्पूनफुल जिस कंपाउंड नाउन के अंत में फुल लगा हो लास्ट में एस लगा के बनाएंगे प्लुरल, यानी स्पूनफुल तो स्पूनफुल्स, हैंडफुल तो हैंड्सफुल्स, माउथफुल तो माउथफुल्स। तो इस तरह से प्लुरल बन गया। तो आपका क्या हो जाएगा स्पूनफुल्स, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। 37 का अगेन बी। 38 है प्लुरल फॉर्म ऑफ टिकट कलेक्टर, यदि कंपाउंड नाउन दो शब्द से बना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट शब्द होंगे, जो इंपॉर्टेंट नाउन होंगे उसका प्रयोग बनाते हैं। जैसे टिकट कलेक्टर में आपका कलेक्टर इंपॉर्टेंट है, टिकट नहीं, कलेक्टर रहेगा तो टिकट ही कलेक्ट करेगा भाई, कलेक्टर रहेगा तो और कुछ काम करेगा, यानी कलेक्टर को सिर्फ पूरा बनाएंगे कलेक्टर्स, ठीक है। तो टिकट कलेक्टर्स होगा। जैसे आप कहते हैं रूममेट, साथी रहेगा तो रूममेट होगा, या क्लासमेट होगा तो मेट को बनाएंगे। जैसे आप बेडरूम तो रूम को बनाएंगे रूम्स, बेडरूम्स, क्यों भाई, क्योंकि बेड रूम रहेगा तो बेडरूम्स बनाइए, डाइनिंग रूम बनाइए, या तो फिर आप कुछ और रूम बना सकते हैं। तो लास्ट में एस लगाइए, जो मेन पार्ट होगा उसका प्रयोग बनाएंगे, ठीक है, कंपाउंड नाउन का। तो यहाँ पे हो जाएगा टिकट कलेक्टर्स, जो आपके फिर अगेन बी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। 39 है प्लुरल फॉर्म ऑफ स्टेडियम। देखिए स्टेडियम जो है आपके लैटिन वर्ड में आप पढ़े हैं कि जिस नाम के अंत में यूएम लगा हो या ओएन लगा हो, उसको प्लुरल बनाने के लिए यूएम और ओएन को हटा देते हैं और सिर्फ हम ए लगाते हैं। जैसे आपका हमने बोला फेनोमेनन तो फेनोमेना, क्रिटेरियन तो क्रिटेरिया, जैसे हमने बोला मान लीजिए पेंडुलम तो पेंडुला। तो इस तरह से जिसमें हम यूएम लगा होता है
यानी कह सकते हैं उसको यूएम हटाकर ए लगाते हैं। लेकिन स्टेडियम कुछ ऐसे भी वर्ड है जिसको हम यूएम ना हटाकर सिर्फ एस लगाते हैं, जैसे स्टेडियम हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सब जो वर्ड है, म्यूजियम हो गया, ये सब में सिर्फ लास्ट में एस लगाकर आपके जनरल इंग्लिश इसमें सही मानता है, सिर्फ एस लगाइए और पूरा बनाइए। एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। स्टेडियम का स्टेडिया भी आपको इंग्लिश में मिलेगा, लैटिन में आपके फॉर्मेशन है, लेकिन आपके जनरल इंग्लिश जो है, आपकी इंग्लिश वह जो है सिर्फ एस लगा के बना रही है, इसलिए आप भी एस लगा के बनाइए। स्टेडियम का स्टेडियम्स कर दीजिए। तो इस तरह से आपके जो होंगे वह स्टेडियम्स हो जाएंगे। 19 का हो गया आपका बी। उसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, नाउन के अंत में क्या हो, यूएस हो, तो उसके प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हटाकर यहाँ पे क्या कर देंगे, आई को ऐड कर देंगे। यानी फंगस का क्या होगा, फंगी, रेडियस का क्या होगा, रेडियाई, तो आई कर दीजिए लास्ट में। 40 का हो गया ए। प्लूरल फॉर्म ऑफ बेसिस, यदि लैटिन वर्ड के लास्ट में यदि आईएस लगा हो तो उसमें आई को ई में बदल दीजिए और एस लगा ही रहेगा, यानी बेसिस का बेसिस कर दीजिए, क्राइसिस का क्राइसिस कर दीजिए। तो इस तरह से आपका सही हो जाएगा। तो आपकी 41 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बेसिस, BASES। 42 की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ शिप की भीड़ को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, शिप की भीड़ को, यानी शिप के भीड़ को कहेंगे जो आपके जहाजों की भीड़ को क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। लेकिन जहाजों में जो नाविकों की भीड़ होती है, सेलर्स की भीड़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं आपका क्रू कहते हैं, जो आया था एरर में भी। इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, 42 का ये हो जाएगा फ्लीट। 43 है ग्रुप ऑफ कैटल, जो कैटल की भीड़ होते हैं उसे हर्ड कहते हैं, याद रखिएगा। तो आप देखिए, हम एक ग्रुप ऑफ लिख किस लिए दिए हैं कि आप उसको याद कर लीजिए, या डायरेक्ट आपके एग्जाम में नीचे लिखे हुए हैं, जैसे ए लिख देगा और डैश देगा, ए डैश और लिखेगा ऑफ कैटल, तो वहां आपको लिखना पड़ेगा हर्ड, ठीक है। तो इस तरह से भी देगा, या एक ग्रुप ऑफ हम लिख के दिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ कैटल हर्ड हो जाएगा। ये ग्रुप ऑफ एंट्स जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। 44 का हो जाएगा डी। 45 है ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, और उड़ते हुए चिड़िया को फ्लाइट कहते हैं, बैठे हुए जो जनरल बात होती है वो फ्लॉक होता है। इस तरह से आपके 45 का हो गया सी। 46 है ये ग्रुप ऑफ इवेंट्स को कहते हैं हम लोग क्या, सीरीज कहते हैं ये ग्रुप ऑफ इवेंट्स को, तो बी हो जाएगा 46 का। 47 है ए ग्रुप ऑफ क्या, कीज, तो ए ग्रुप ऑफ कीज को बंच कहते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद मिनिस्टर, तो मिनिस्टर के झुंड को आप काउंसिल कहते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा 48। 49 है डांसर के झुंड को आप क्या कहते हैं, ट्रूप कहते हैं, TROUP, तो 49 का बी हो जाएगा। उसके बाद है ए रूल्स, ये ग्रुप ऑफ क्या है, रूल्स, तो एक ग्रुप ऑफ रूल्स को आप क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, सेट। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन का हो जाएगा सी ऑप्शन। इस तरह से हमने नाउन का 100% आपका कंप्लीट प्रैक्टिस किया। आपके एयरफोर्स एग्जाम के व्यू से आप इतने क्वेश्चन को 100% कंप्लीट कीजिए और आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट चैप्टर जो कल आएगी वह प्रोनाउन होगा। पहले हम 2 घंटा उसको मेन पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद कल टेस्ट लेंगे। मैं आपका वादा करता हूँ कि आपके आने वाले 10 दिन में आपको इंग्लिश कंप्लीट करके दूंगा, और आप मेरे साथ बने रहिए। आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट्स अभी भी बचे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी भी सोए हुए हैं, उनके जगाइए और बोलिए यदि इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो क्रैश कोर्स, यदि ऑफलाइन तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन ज्वाइन करें आप लोग से, और आप लोग मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपके प्रोनाउन के आपके क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।